हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 5 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम 5 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फटाफट से कल के क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, आईपीएल की जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है, कहाँ हुई है? दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। अभी हाल ही में नासा का ये जो मून टू मार्स प्रोग्राम है, इसके पहले प्रमुख के रूप में इंडो अमेरिकी व्यक्ति अमित छत्री इनकी नियुक्ति की गई है। लगातार दूसरे साल ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई को अभी हाल ही में सिलनक्स अभ्यास, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होता है, इसका 10वां एडिशन आयोजित हुआ है। ब्रेक्जिट के बाद अभी हाल ही में जो ब्रिटेन है, इसने भारत के साथ सबसे बड़ी व्यापारिक डील कर ली है। भारत के पूर्व खिलाड़ी सलीम दुरानी, जिनका भी हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ, क्रिकेट से रिलेटेड थे। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से नई दिल्ली के लिए एक नई वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की है। कहाँ से? कमलापति रेलवे स्टेशन से। कहाँ है स्टेशन? तो ये भोपाल में है, जो कि भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन भी है। और भारतीय नौसेना के उप प्रमुख ये संजय जसजीत सिंह बने हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, हाल ही में चाइना ने किस भारतीय राज्य के 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो क्या चाइना है? चाइना तो दूसरी कंट्री है, ये भारतीय राज्यों के नाम क्यों बदल रहा है? डिस्कस करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के 11 राज्यों के नाम ये बदलने जा रहा है। अभी फिर से इसने नाटक शुरू कर दिया है ना? इसका कहना है चाइना का कि ये अरुणाचल प्रदेश है ना, ये दक्षिण तिब्बत है इसका, है ना? तो ये तीसरी बार है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक तरफा रूप से स्थानों का नाम बदला है। इसके पहले ऑलरेडी ये कारनामा 2018 और 21 में कर चुका है, अपने से ही लिस्ट निकाल देता है कि ये मेरा क्षेत्र है। ठीक है। और चीन ने एक नक्शा भी जारी किया, जो कि दक्षिणी तिब्बती क्षेत्र के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को दिखा रहा है। तो 11 स्थानों के नाम बदलने का इसने फैसला किया। हालांकि भारत सरकार ने इस फैसले को खारिज किया और कहा है कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से ही भारत का भिन्न अंग था और रहेगा भी। भारत चाइना ये लगभग लगभग 3,488 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। कुछ भारतीय राज्य हैं जो कि इससे सीमा साझा करेंगे। इधर में आप देखेंगे तो लद्दाख वाला क्षेत्र, फिर यहाँ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर यहाँ पर सिक्किम वाला क्षेत्र, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, ये इससे सीमा साझा करते हैं। और इस सीमा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन के नाम से। माफ कीजिएगा, गलत कह दिया मैंने, मैक मोहन लाइन। आपको याद है कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भारत और चाइना के बीच में ये जो अंतरराष्ट्रीय लाइन है, जिसे आप मैक मोहन लाइन के नाम से जानते हैं, इसे अभी हाल ही में अमेरिकी सीनेट के द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है। इधर फिर रेड क्लिफ रेखा है, ये रेड क्लिफ है ना, भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, भारत चाइना के बीच में आपकी मैक मोहन लाइन हो जाएगी। तो भारत और चाइना के बीच में, मतलब कि इस तिब्बत बॉर्डर पर आप कह सकते हैं, इस सीमा पर जो रक्षा करने के लिए जो बल है, इसका नाम क्या है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ये सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, कुछ मैंने आपको बताया, जैसे सीआरपीएफ बताया, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, तो इसी में से आईटीबीपी आप याद रख सकते हैं। जबकि भारत में जो बॉर्डर है पाकिस्तान और फिर इधर बांग्लादेश वाले क्षेत्र में रखवाली के लिए इन बॉर्डरों पर बीएसएफ की नियुक्ति होती है ना? ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। वैसे भारत और चाइना के बीच में द्विपक्षीय व्यापार भी यदि हम देखें ना, तो ये 135.98 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। तो चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा कर दी। भारत इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब एक एक फैक्ट जान लेते हैं। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में ना आप लोगों को बताना है बेसिकली, क्योंकि आप जानते हैं ईटानगर यहाँ की राजधानी है और पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि रिसेंटली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ एक ब्रिज का उद्घाटन किया था। याद कीजिए, करंट में मैंने पढ़ा है, उसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। अब पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्य, इनके एक एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देखिए, नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का आप कह सकते हैं पहला, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला कंप्रेस्ड, की संपीड़ित, आप इसे हिंदी में कहें तो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इसी असम में स्थापित किया गया। मणिपुर में संघाई फेस्टिवल तो आप लोगों को रट चुका होगा। यहाँ से आपको याद रखना है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क हो जाएगा, वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क। और सिक्किम से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? ब्लू ड्यूक, इसने ब्लू ड्यूक को अपना राज्य की तितली घोषित किया था, राज्य की तितली।
अब यहाँ से आपको एक ब्रिज का नाम बताना है जो मैंने आप लोगों से पूछा है। हिंट मैंने दे दिया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य या यूटी के बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो कुछ इस तरह की पेंटिंग आप देख सकते हैं। बसोहली पेंटिंग ये है जम्मू कश्मीर की, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग मिल गया है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि कभी हस्तशिल्प उत्पाद को यहाँ जीआई टैग मिला हो, है ना? यहाँ लिखा भी हुआ है, जीआई टैग के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि जब जम्मू क्षेत्र को हस्तशिल्प के लिए जीआई टैग मिला है। जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये क्या होता है? किसी स्थान की कोई वस्तु यदि फेमस रहती है, वो प्रोडक्ट आपका कृषि से रिलेटेड हो सकता है, कुछ आर्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ खाने की चीजें हो सकती हैं, तो उस राज्य का जो फेमस होता है ना, उसे जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है। तो उसका ना डिमांड बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाता है तो इसका अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय पहचान भी मिल जाती है। जीआई टैग ना पहली बार 2004 में दिया गया था। किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। ठीक है। जम्मू कश्मीर, ये श्रीनगर कहाँ गया? ये है श्रीनगर। किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे है। इसी झेलम नदी पर प्रसिद्ध लग्जरी क्रूज सर्विस की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक सबसे लंबी साइकिल रेस का आयोजन किया गया था। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस, है ना? और दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित हाईएस्ट जो रेल ब्रिज है चिनाब नदी पर, चिनाब नदी पर, ये यही बन करके तैयार हुआ है। इसके अलावा यदि आप रिलेट करोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे, ये भी यही है। कहाँ है? तो गुलमर्ग में है। और गुलमर्ग में आपको खेलो इंडिया विंटर गेम्स से रिलेट कर लेने हैं, जिसका तीसरा एडिशन आयोजित किया गया था। विजेता इसमें जम्मू कश्मीर रहा था। चलिए, जीआई टैग का डिस्कशन है, तो आप यहाँ से रिलेट करेंगे गुच्छी मशरूम, जो कि 36,000 रुपए प्रति किलोग्राम में बिकी। इसके अलावा कश्मीरी केसर। इसके अलावा आपको रिलेट करना है विलो क्रिकेट बैट। ये सभी प्रोडक्ट जम्मू कश्मीर के जिन्हें जीआई टैग मिला। यहाँ से मैं केवल मिथिला मखाना लिख रही हूँ बिहार का, जबकि शाही लीची, जर्दालू आम, मगही पान, कतरनी राइस ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। मध्य प्रदेश का देखो, एक कड़कनाथ मुर्गा मैंने बताया था, बालाघाट का चिन्नौर चावल बताया था, लेकिन हाल फिलहाल में किसे मिला है? हाल फिलहाल में देखिए, मुरैना गजक और रीवा का सुंदरजाम। ठीक है, ये हाल फिलहाल वाला है। और हाल फिलहाल का यदि आप रिलेट करोगे तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय आप रिलेट कर सकते हो। कांगड़ा चाय, जिसे यूरोपीय यूनियन के द्वारा जीआई टैग प्रोवाइड कराया गया है। आगे चलते हैं। भारत और किस देश के बीच में कोप अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो भारत और अमेरिका के बीच में होने वाली ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, जो कि अभी 10 से 21 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। और ये यहाँ पश्चिम बंगाल के कलाई गुंडा एयरबेस में आयोजित की जानी है। अब यदि मैं बात करूं अमेरिका की, तो देखिए नॉर्थ अमेरिका के हिस्से में ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। थोड़े आज हम कुछ अलग फैक्टर डिस्कस करेंगे। नॉर्थ अमेरिका के नक्शे में यहाँ कनाडा है, इसके नीचे में यूएसए है, और इसके नीचे में मैक्सिको है। इन तीनों को यदि आप साथ में रिलेट करोगे ना, तो फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो 2026 होगा, क्योंकि 4-4 साल में आयोजित होता है, तो अब जो नेक्स्ट होगा 2026, ये 3 कंट्री में आयोजित किया जाएगा। एक कनाडा है, यूएसए, मैक्सिको है, तीनों सीक्वेंस से हैं, इसलिए इसे आप याद रख सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को सार गैसो सागर की लोकेशन बताई थी मैंने, और यहीं से आप गल्फ स्ट्रीम जलधारा रिलेट कर सकते हो, जो कि दुनिया की सबसे गर्म जलधारा है। यहाँ कैरिबिया, ये जो हवाई क्षेत्र है, हवाई द्वीप पर किसका अधिकार है? अमेरिका का। तो कियालू ज्वालामुखी, किलाऊ भी आप इसे कह सकते हैं, लगभग 40 साल बाद यहाँ विस्फोट हुआ, इसलिए ये चर्चे में भी आया था। ठीक है। आगे चलते हैं। एक्सरसाइज को ही रिलेट करोगे आप, तो देखो शक्ति, वरुण, गरुण किसकी हो गई? भारत की। फ्रांस के साथ एक्सरसाइज, जापान के साथ जिमेक्स हो गई, धर्म गार्जियन हो गई, वीर गार्जियन हो गई। ये वीर गार्जियन एक्सरसाइज पहली बार हुई है, याद रखना है ना। और आपकी एक हो गई शिन्यू मैत्री एक्सरसाइज। ब्रिटेन के साथ आपकी हो गई कोंकण एक्सरसाइज। एक हो गई अजय वॉरियर, कोंकण और अजय वॉरियर, है ना। अमेरिका के साथ टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास,
कोप इंडिया तो याद कर ही लिया आप लोगों ने। संगम, युद्धाभ्यास, कोप इंडिया, वज्र प्रहार। एक क्वेश्चन से कितनी एक्सरसाइज आप लोगों ने याद करी? तो 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। कभी भी एक्सरसाइज का डिस्कशन हम करते हैं, एक ही क्वेश्चन से 14-15 एक्सरसाइज रिलेट करते हैं, है ना। हाल ही में नासा ने अपने किस मिशन के लिए पहली महिला और अश्वेत पुरुष का चयन किया है? यानी कि पहली महिला और पहले अश्वेत पुरुष, इसका चयन नासा के आर्टेमिस मिशन, आर्टेमिस 2 के लिए किया गया है। 50 साल के बाद नासा ने उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम जारी किए हैं जो मानवों को, यानी कि इंसानों को आर्टेमिस 2 मिशन के तहत चंद्रमा पर ले जाने जा रहा है। ये 4 लोग हैं कौन-कौन? तो देखिए इसमें पहली बार कोई महिला शामिल हो रही है। तो इनका नाम क्या है? क्रिस्टलीना। मैं के बस लिख देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन ही यही है कि पहली बार कोई महिला जा रही है, तो ये क्रिस्टलीना कोच हो गई। या फिर मैं थोड़ा-थोड़ा वैसे ही लिख देती हूँ, क्रिस्टलीना कोच। और 3 पुरुष तो जा रहे हैं साथ में, लेकिन पहली बार कोई अश्वेत पुरुष जा रहा है। पहली बार कोई अश्वेत पुरुष, इस अश्वेत पुरुष का नाम है विक्टर ग्लोवर। आप इन चारों को देखिए, कौन अश्वेत दिख रहा है? फर्स्ट नंबर पर जो है विक्टर ग्लोवर। अश्वेत कहने का मतलब है कि भाई जो अंग्रेज नहीं है, अमेरिकी ही नहीं है, तो ये अश्वेत पुरुष हो जाएगा। इसके अलावा जो अन्य 2 नाम हैं, इसमें से एक हो जाएंगे रीड वाइसमैन, और इसमें एक और का नाम हो जाएगा जेरमी हैंसन करके है। जेरमी बस लिख देती हूँ। तो इन 4 में से आपको एक क्रिस्टलीना कोच, दूसरा विक्टर ग्लोवर का नाम याद रखना है। आर्टेमिस मिशन में टीम ओरियन स्पेस क्राफ्ट में सवार होगी, जो कि किसके द्वारा उठाया जाएगा? एसएलएस रॉकेट द्वारा। एसएलएस क्या है? इसकी फुल फॉर्म बनती है स्पेस लॉन्च सिस्टम। यदि आप मुझसे 1 साल से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, 1 साल से नहीं भी पढ़ रहे हैं, 6 महीने से भी पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने एसएलएस का डिस्कशन किया होगा। क्या किया था कि भाई दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है जो स्पेस लॉन्च सिस्टम ही है। नासा से आप रिलेट कर सकते हो। कोई भी रॉकेट कितना पावरफुल है, 2 ही बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितनी दूर तक जा सकता है और कितना भार अपने साथ ले जा सकता है। दोनों ही मामलों में स्पेस लॉन्च सिस्टम ये सबसे ताकतवर रॉकेट है। मिशन किसका है? नासा का, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की स्पेस एजेंसी। 1958 फॉर्मेशन ईयर, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर इसके। हेड है बिल नेल्सन। इसका मोटो है एक्सप्लोरिंग द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ये आपने याद कर लिया। अब देखिए नासा का मिशन आपको याद आएगा अपोलो 11। चंद्रमा पर पहली बार मानव जो भेजा गया था अमेरिका के द्वारा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, याद आया कुछ? तो इसी मिशन के तहत भेजा गया था। ठीक है। फिर यदि आप रिलेट करोगे मिशन परसीवरेंस, इसका मंगल मिशन है, चर्चे में था काफी ज्यादा। इंजीनिटी हेलीकॉप्टर तभी हमने पढ़ा था। वीनस मिशन ना, इसरो इस पर काम कर रहा है शुक्र मिशन के लिए, और टारगेट है इसरो का कि 2024 तक ये इसे लॉन्च कर सकता है। अगला प्रश्न है, आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए खलील अहमद। इनसे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? अमित मिश्रा के नाम था। देखिए भारतीय बने हैं आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले। ओवरऑल यदि हम बात करें कि आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट किसने लिए, तो ये साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा है। तो वर्ल्ड में कगिसो रबाडा, और फिर भारत की तरफ से ये आपको खलील अहमद का नाम रख लेना है। ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे हैं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग बीसीसीआई से रेगुलेट करवाता है। 2008 में ये शुरू हुआ था। इस बार 2023 में इसका कौन सा एडिशन है? 16वां एडिशन है। और ओपनिंग सेरेमनी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से हुई है। ये बेसिक बेसिक चीजें डेली मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ। T20 के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी ये युजवेंद्र चहल बने थे। इस मामले में इन्होंने भुवनेश्वर कुमार को पीछे छोड़ा था। और सबसे महंगे खिलाड़ी की यदि हम बात करें आईपीएल के इतिहास में, जो सबसे महंगे खिलाड़ी हैं सैम करन है, इंग्लैंड के हैं। और कितने में खरीदा गया है इन्हें? 18.5 करोड़ में खरीदा गया है। ये कई बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगला प्रश्न है, इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल टेस्टिंग किया है डीआरडीओ और किसके सहयोग से? तो डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स के हेल्प से अभी हाल ही में इसरो ने रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, आरएलवी शॉर्ट में आप इसे कह सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले कई जगह ना आपको पुनः प्रयोज्य, प्रयोज्य ऐसा कुछ डिफिकल्ट हिंदी लिखी दिखाई देगी ना, तो ये अंडरस्टूड है भाई, रीयूजेबल इसी को ही कहेंगे।
तो इसरो ने अभी हाल ही में एक नई सफलता हासिल की है। इसने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण कर लिया है डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स की मदद से। कहाँ से किया है? इसे एटीआर एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक से किया गया है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, दुनिया में ऐसा पहला मौका था जब एक विंड बॉडी को हेलीकॉप्टर की मदद से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया गया और रनवे पर इसकी स्वतः लैंडिंग कर दी गई। थोड़ा सा आपको ये डिफिकल्ट लग रहा होगा समझने में, इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझा देती हूँ। देखिए आरएलवी क्या होता है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ऐसा रॉकेट जो कि अंतरिक्ष से पृथ्वी पर सुरक्षित तरीके से मतलब वापस आने में सक्षम होता है। तो इसमें ना जिस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है ये है चिनूक हेलीकॉप्टर। अब आपको कुछ याद आ जाएगा, चिनूक हेलीकॉप्टर भारत ने कहाँ से खरीदे हैं? कुछ याद आया? बोइंग कंपनी कहाँ की है? चलिए इसका भी आंसर आप लोग बताएंगे। जैसे मैंने पूछा है आप लोगों से अरुणाचल प्रदेश में राजनाथ सिंह ने किस ब्रिज का उद्घाटन किया, सेम उसी तरह से चिनूक हेलीकॉप्टर बताएंगे, क्योंकि मैं आपको डीलें बताते रहती हूँ। डीलें कैसी डीलें कि भारत की रशिया के साथ ये डील है, फ्रांस के साथ ये डील है, इसराइल के साथ ये डील है। तो ये डील किसके साथ थी? जो चिनूक हेलीकॉप्टर मैंने आप लोगों को बताया है ना। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 4.5 किलोमीटर ऊपर ले जा करके इसे छोड़ा गया है और पूरी तरीके से स्वतः ही मतलब कि पूरे रास्ते का नेविगेशन इसने खुद ही किया है और एक निर्धारित स्थान पर आकर के इसने स्वयं ही लैंडिंग कर ली है। आरएलवी जो मैं कह रही हूँ ना, मैं यहाँ हिंदी में ही लिख देती हूँ, पृथ्वी की सतह पर। इसका मतलब क्या हुआ? पृथ्वी की सतह पर वापस आने में सक्षम हो। रीयूजेबल का कहने का मतलब वही है जो दोबारा इस्तेमाल किया जा सके, है ना। और एक से ज्यादा बार इसका इस्तेमाल हो सकता है ना। अब देखिए इसरो के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है और भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इससे ना देखिए अंतरिक्ष अभियानों में जो लागत है अच्छी खासी लागत आती है और रॉकेट बनाने में और लॉन्च करने में बिलियंस खर्च होते हैं। तो जो आरएलवी लॉन्च किया गया है ना, इसके इससे क्या होगा कि लागत में कमी आएगी। लगभग लगभग आप कह सकते हैं कि रॉकेट के निर्माण में 80% लागत की कमी होगी, लागत की कमी होगी, है ना। और इसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। कौन सा एग्जाम्पल? यहाँ से आप स्पेस एक्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। स्पेस एक्स आप सभी को मालूम है एलन मस्क की कंपनी है, अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी। इसने एक रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च किया था जिसका नाम है फाल्कन 9 और इसी फाल्कन 9 के माध्यम से इसने 2022 में 61 लॉन्च किए थे। मतलब आप समझ सकते हैं। तो इससे पैसे की भी बचत होगी और ठीक है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नया कदम है। इंडियन नेवी की यदि मैं बात करूं तो आर हरि कुमार इसका प्रभार संभाले हुए हैं। वी आर चौधरी संभाले हुए इंडियन एयरफोर्स का। इंडियन आर्मी का हो जाएगा मनोज पांडे। और फिर इंडियन कोस्ट गार्ड का कौन हो जाएंगे? इंडियन कोस्ट गार्ड वी एस पठानिया। तो यहाँ से एयरफोर्स का डिस्कशन हो गया। यहाँ डीआरडीओ और इसरो के बारे में भी जान लेते हैं। इसरो ये भारत की स्पेस एजेंसी है। 1969 इसका फॉर्मेशन ईयर है। बैंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। एस सोमनाथन इसके हेड हो जाएंगे। ठीक है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 इसका फॉर्मेशन ईयर है। दिल्ली में हेडक्वार्टर हो जाएगा और इसके अध्यक्ष अब कौन है? समीर वी कामत हो जाएंगे। समीर वी कामत, पहले सतीश रेड्डी थे, है ना। आगे चलते हैं। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकाल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? अरे भाई कौन अधिग्रहण कर रहा है, इस समय हर जगह छाए हुए हैं। अडानी ग्रुप के द्वारा कराईकाल, ये कहाँ स्थित है? पुदुचेरी में। तो पुदुचेरी स्थित कराईकाल पोर्ट का अधिग्रहण है जो कि अडानी ग्रुप के द्वारा 1485 करोड़ में किया गया। अडानी ग्रुप ना पूरे भारत में लगभग 14 पोर्ट का संचालन कर रही है। समूह की ओर से ऐसा भी कहा गया है कि इस पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए 850 करोड़ का खर्च आएगा और फिर अगले 5 सालों में इस पोर्ट की क्षमता को 2 गुना किया जाएगा। ऐसा मतलब प्रोजेक्ट रखा गया है यहाँ पर। ये जो कराईकाल पोर्ट है पुदुचेरी के कराईकाल जिले में स्थित है। ये जो आप देख रहे हैं ना, कराईकल जिले में स्थित है। इस पोर्ट की स्थापना 2009 में की गई थी। पुदुचेरी ये यूटी है भारत का, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। 4 जिले हैं इसके। देखिए माहे ये आपका केरल वाले क्षेत्र में हो जाएगा। तमिलनाडु से एक तो पुदुचेरी हो गया, कराईकल हो गया और ये आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र से यनम हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। अडानी ग्रुप ने और किसका किसका अधिग्रहण किया? भाई एनडीटीवी, रवीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ गया था। एनडीटीवी का अधिग्रहण किसने किया है? तो ये अडानी ग्रुप के ही द्वारा किया गया। रिसेंटली यदि आप रिलेट करोगे तो इसराइल के भी एक पोर्ट का इसने अधिग्रहण किया है। नाम याद आएगा आप लोगों को? हाइफर पोर्ट भी आप कह सकते हैं या हाइफा पोर्ट भी कह सकते हैं। इसराइल का इसका अधिग्रहण अडानी ग्रुप के ही द्वारा किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा
भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये बनने जा रहा है तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में। टाटा ग्रुप ने किसका अधिग्रहण किया है भाई? टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीदा है। ये खरीदे तो बहुत टाइम हो गया। कितने की ये डील थी एयर इंडिया को खरीदने की? 18,000 करोड़ की, है ना। और हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग इकाई जो है ये कर्नाटक में स्थापित की गई थी। उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला ने अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? तो देखो, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट ही है। कहाँ है? नेपाल में। लेकिन ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है, जिस पर फतह कर लिया है अंजलि शर्मा ने। इन्होंने एक पारंपरिक पोशाक ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने यहाँ की पारंपरिक पोशाक पहनी हुई थी और यहाँ जाकर के यहाँ पर झंडा फहरा दिया है। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है ये, है ना। और इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। मीटर में इतनी है और फिर फीट में 19,341 फीट इसकी हाइट हो जाएगी। प्रियंका मोहिते ये भी पर्वतारोही है। 8,000 मीटर से अधिक 5 चोटियां चढ़ने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली दिव्यांग, और विराट चंद्रा माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने थे दुनिया के। 7 साल इनकी उम्र थी। ये भी भारत के ही थे। आगे चलते हैं। लास्ट का प्रश्न रिवीजन के लिए रखा मैंने। नाटो का 31 नंबर का जो मेंबर बनने जा रहा है ये फिनलैंड बनने जा रहा है। ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को। देखो, 1300 किलोमीटर की सीमा है जो फिनलैंड रशिया के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ से मेनरहीन लाइन याद रखनी है, जो कि रशिया और फिनलैंड के बीच में सीमा बनाती है। फिनलैंड ना रिसेंटली सैंड बैटरी का कमर्शियल इस्तेमाल करने वाला पहला देश बना है। और इसके अलावा ये हैप्पीनेस इंडेक्स में लगातार टॉप पर बना हुआ है। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग है? 11वां जो एडिशन अभी लॉन्च हुआ है, इसमें इंडिया 126 में है। ठीक है, डिटेल इसलिए नहीं बता रही हूँ, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। मिस्र एनडीबी का नया सदस्य बनने जा रहा है। ईरान एससीओ का नया सदस्य। पूर्वी तिमोर ये आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का नया मेंबर। आगे चलते हैं। जो मैंने कल आप लोगों से पूछा था, दुनिया की पहली 7.2 मीटर ऊंची ट्रेन कहाँ से ट्रायल किया गया है? तो दिल्ली से जयपुर के बीच में। आज का सवाल है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिन पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, इनका नाम क्या है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक और चीज, टेलीग्राम पर मेरे नाम से कुछ फेक चैनल्स चल रहे हैं, इसलिए मैं डेली बताती हूँ। मेरे टेलीग्राम पर अभी जो फॉलोवर है 34,000 से 35,000 के बीच है। जो फर्जी चैनल चल रहे हैं उनके सब्सक्राइबर मेरे से ज्यादा है, 45,000 है, किसी के 40,000 है, तो वो नहीं सही है। इसलिए मैंने अपने कल्याणी मैम ऑफिशियल करके जो चैनल है, कैपिटल कर दिया है एक तो पूरा नाम मैंने, कल्याणी मैम ऑफिशियल। इंटरेस्ट की बात तो ये है, इंटरेस्ट की बात क्या कहें अब, ये कह सकते हैं कि जो फर्जी चैनल है इसने भी सारे लेटर्स कैपिटल कर दिए हैं। मैंने हालांकि कॉपीराइट का साइन लगा रखा है, हो ना हो इस वीडियो के बाद वो भी कॉपीराइट का साइन लगा दें। तो मैंने बता दिया भाई, 34 से 35,000 सब्सक्राइबर हैं। और यदि आप देखेंगे ना, तो हर दिन की मैं क्विज सॉल्व कराती हूँ, जबकि फर्जी चैनल में से कुछ है नहीं। ना डेली की क्विज होती है, ना पीडीएफ मिलते हैं। तो ये आप लोग चेक कर लेंगे और फिर मुझसे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।